गुड आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून। मतलब इससे बात में। हाँ बोलो, क्या हुआ उसमें? मतलब फ्राइडे वाला क्लास बोल रहा है? फ्राइडे वाला क्लास तो फर्स्ट अब में है। हाँ, सर्वे क्लास फ्राइडे को कितने बजे है? मतलब दो टाइम पढ़ाते हैं सर? मतलब फर्स्ट हाफ प्लस सेकेंड हाफ। फर्स्ट हाफ में कितने बजे से लेता है? और सेकेंड हाफ में? कितने बजे तक चलता है सेकेंड हाफ वाला? वो तो 3:30 बजे तक चलता है ना? अच्छा, टाइमिंग। ओ। हाँ हाँ, ठीक है ठीक है। तो फ्राइडे वाला क्लास 3:30 बजे से लेंगे तो उस टाइम तो नहीं ना सर पढ़ाएंगे? तो मेरा क्लास रहता है।
सैटरडे। हम्म, हाँ। हम्म, हम्म। नहीं, हमने तो क्लास ले रहा है। पिछले वीक में छुट्टी था ना, बुध बृहस्पति। बृहस्पति शुक्र छुट्टी था, तो क्लास हुआ। हम्म। हम्म। तो तुम लोग तो 4 बजे तक तो शायद नहीं ना क्लास लेंगे, फ्राइडे का। हाँ, तो 4 बजे से हमने क्लास रखेंगे फ्राइडे का। ठीक है। हम्म। तो एक दिन क्लास कर लेना, ज्यादा क्या दिक्कत है। बाकी दिन फ्री है ना, मंडे फ्री हो, तो एक दिन ज्यादा दिन क्लास कर लेना। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं हो। पुनः कोई दिक्कत होगा क्या 4 बजे से फ्राइडे का? अच्छा। हम्म, ठीक है। हम्म, ठीक है। और कोई आएगा क्या? हम्म, हाँ ठीक है। अच्छा, कंक्रीट का कौन कौन सा टेस्टिंग होता है, किसी को कुछ आइडिया है? कौन कौन सा स्ट्रेंथ टेस्टिंग भी होता है और एक वर्केबिलिटी भी टेस्टिंग होता है, तो स्ट्रेंथ टेस्टिंग में कौन कौन सा टेस्ट आता है कंक्रीट का? कोई बताओ, कौन कौन सा स्ट्रेंथ टेस्टिंग होता है कंक्रीट के लिए? हम्म। हम्म, मतलब कौन स्ट्रेंथ में कौन कौन सा टेस्टिंग आएगा? स्ट्रेंथ टेस्टिंग होता है, जैसे आप बोले कॉम्प्रेसिव वाला भी होता है, टेंसाइल वाला होता है, तो उसका फुल नेम क्या है? जैसे कंप्रेसिव वाला, उसका कौन सा टेस्ट होता है?
देखो कंप्रेसिव वाले स्ट्रेंथ के लिए होता है कंप्रेसिव स्ट्रेंथ टेस्टिंग होता है, और एक टेंसाइल वाला में आता है तुम्हारा तो स्प्लिट टेंसाइल स्ट्रेंथ टेस्ट, और एक होता है फ्लैक्चर स्ट्रेंथ टेस्ट, वो भी एक टाइप्स ऑफ टेंसाइल टेस्टिंग हो। तो फर्स्ट होता है मेरा कंप्रेसिव स्ट्रेंथ टेस्टिंग होता है, उसके बाद सेकंड होता है, फर्स्ट है मेरा कंप्रेसिव स्ट्रेंथ टेस्टिंग, उसके बाद सेकंड आता है, ये सारा का सारा स्ट्रेंथ टेस्टिंग होता है। सेकंड होता है फ्लैक्चर, फ्लैक्चर को रप्चर भी बोला जाता है, स्ट्रेंथ टेस्टिंग। उसके बाद थर्ड होता है मेरा स्प्लिट टेंसाइल स्ट्रेंथ टेस्टिंग, ठीक है। तो कंप्रेसिव स्ट्रेंथ टेस्टिंग हम लोग कैसे करते हैं, कंप्रेसिव स्ट्रेंथ टेस्टिंग कैसे किया जाता है, कोई बताओ, उसका कितना क्यूब का साइज होता है? हम्म हाँ, तो स्टार्टिंग में क्या करते हैं, क्यूब बनाते हैं। कितना टाइप्स ऑफ क्यूब आता है? देखो एक साइज होता है मेरा 15 बाई 15 का, और एक होता है 10 सेंटीमीटर बाई 10 सेंटीमीटर बाई 10 सेंटीमीटर का क्यूब आता है। तो हम लोग जो टेस्टिंग करते हैं उसको हम लोग कैसे करते हैं, तो स्टार्टिंग में हम लोग क्या करते हैं, मोल्ड बनाते हैं। तो मोल्ड पहले हम लोग कंक्रीट प्रिपेयर करेंगे, सपोज M5 हो, किंग बाई M15 हो, किंग बाई M20 हो, इतना ग्रेड का हम लोग कंक्रीट प्रिपेयर करेंगे। तो उस कंक्रीट को हम लोग 6 क्यूब का अंदर उसको प्लेस करेंगे। तो 6 क्यूब, हर क्यूब का मेरा सपोज हम लोगों का जो लैब में है 150 बाई 150 बाई 150 का है, और इस क्यूब को हम लोग क्या करते हैं, प्रिपेयर करने के बाद उसको 24 आवर्स के लिए रूम टेम्परेचर में छोड़ देते हैं, ठीक है। जब रूम टेम्परेचर में 24 आवर्स के बाद छोड़ने के बाद उसको हम लोग क्यूरिंग करते हैं। तो क्यूरिंग करने के लिए हम लोगों का कोई पानी का चेम्बर होगा, उसका अंदर क्यूब को हम लोग डाल देते हैं, क्यूरिंग प्रोसेस होता है। तो जब हम लोग 7 डेज बाद, सपोज 6 क्यूब हो, तो उसका 2 क्यूब्स को हम लोग 7 डेज बाद कंप्रेसिव स्ट्रेंथ टेस्टिंग मशीन में उसका टेस्टिंग किया जाता है। उसके बाद सपोज नेक्स्ट 2 क्यूब को 14 डेज बाद निकाल के, पानी से निकाल के उसको कंप्रेसिव स्ट्रेंथ टेस्टिंग मशीन में उसका टेस्टिंग होता है। उसके बाद थर्ड और 2 क्यूब जो बाकी रहेगा उसको 28 डेज बाद पानी से निकालने के बाद कंप्रेसिव स्ट्रेंथ टेस्टिंग मशीन में उसको उसको टेस्टिंग किया जाता है। तो उसके लिए हम लोग कितना लोड रखते हैं, उसके लिए हम लोग जो लोड रखते हैं वो 1.4 न्यूटन पर mm² का पर मिनट का हिसाब से उसमें लोड दिया जाता है। जिस लोड में मेरा क्यूब का क्रैक आ जाएगा, उस लोड को हम लोग, उस लोड का हिसाब से कंप्रेसिव स्ट्रेंथ कितना आ रहा है मेरा कंक्रीट का, वो कैलकुलेट हो जाएगा। तो उसका लिए जो कंप्रेसिव स्ट्रेंथ जितना आता है, जो कंप्रेसिव स्ट्रेंथ का क्या इक्वेशन होता है, कंप्रेसिव, अरे कंप्रेसिव स्ट्रेंथ इज इक्वल टू कितना होगा, लोड डिवाइडेड बाय एरिया। एरिया किसका एरिया होगा, एरिया किसका होगा, हाँ, इतना साइज का हम लोग क्यूब लेते हैं, तो उसका आ जाता है 150 बाई 150 mm का। और लोड, जिस लोड में मेरा स्ट्रक्चर में फेल हो रहा है, मतलब जो हमारा जिस लोड के वजह से मेरा जो क्यूब है उसमें क्रैक आ रहा है, उस लोड को
हिसाब से हम लोग कंप्रेसिव स्ट्रेंथ कितना हो रहा है कंक्रीट का, उसका हिसाब से हम लोग कैलकुलेट कर लेते हैं। तो हमने एक वीडियो दे रहा है, गूगल क्लासरूम पे इसको शेयर कर रहा है, तुम लोग इसको एक बार देख लो, याद रहेगा। अभी एक लिंक डाल रहा है, ठीक है, तुम लोग गूगल क्लासरूम ओपन करो, क्योंकि वीडियो फोन से नहीं चलता है। लैपटॉप से चलता है? नहीं चलता है। लैपटॉप से स्क्रीन शेयर करेंगे चल जाता है। अच्छा, रुको नेक्स्ट क्लास में वही करेंगे। उसका लिंक डालते। फोन से कहाँ नहीं चलता है, रुक जाता है, तुम लोगों को जब शेयर करेंगे ना वो रुक जाएगा। इसीलिए तो हमने ट्राई किया है। कैसे होगा? देखो हमने अभी शेयर किए है, उसका क्यूब कास्टिंग हो रहा है, एक बार चेक करो, उसको याद रहेगा अच्छे से। कुछ बोल रहा है? हाँ बोलो। हाँ हाँ ठीक है, तुम ट्राई करो तो। रुको तुमको तब ये बना देते हैं। हम्म होस्ट बनाते हैं, रुक जाओ। तब दिवाकर बोल रहे हो क्या? रुको होस्ट बनाते हैं। देखो तुमको होस्ट बनाया है, तुम शेयर करो तो हम एक्सप्लेन कर दें। हाँ हुआ, उसको ओपन करो। नहीं चल रहा है? हाँ आया तो है। इसमें साउंड नहीं आ रहा है, वही दिक्कत है, रुक जा रहा है। ये देखो ये क्यूब है, इसमें लोड दे रहा है कंप्रेसिव वाला, तो इसकी वजह से इसमें क्रैक आ रहा है। और ये जो क्यूब है, क्यूब को हम लोग 3 लेयर पे, उस कंक्रीट को 3 लेयर पे डाल के उसको कॉम्पेक्शन करते हैं। तो ये मेरा टैंपिंग रॉड है, टैंपिंग रॉड का हेल्प से यहाँ पे कॉम्पेक्शन किया जाता है 3 लेयर पे।
देखो यहाँ पे कंक्रीट भर रहा है 3 लेयर पे। फर्स्ट लेयर में देखो कॉम्पेक्शन होगा 35 ब्लोज का। सेकेंड लेयर में फिर से कंक्रीट डाला जाएगा, उसको भी 35 ब्लोज का कॉम्पेक्शन होता है। उसके बाद थर्ड लेयर में भी कंक्रीट डाल के उसको कॉम्पेक्शन किया जाता है 35 ब्लोज कॉम्पेक्शन इस डैम्पिंग रॉड का हेल्प से। इसके बाद इसको 24 आवर्स के लिए रूम टेम्परेचर में छोड़ देता है। रूम टेम्परेचर 27 डिग्री +- 2 डिग्री सेंटीग्रेड रहता है। उसके बाद इसको क्यूरिंग के लिए डाला जाता है। तो उस टाइम नंबरिंग कर लोगे जे कौन सा क्यूब का 7 डेज में टेस्टिंग करना चाहते हो, कौन सा क्यूब का 14 डेज में, कितना 28 डेज में, तो इसी क्यूब का ऊपर नंबरिंग कर लिया जाता है। उसके बाद उसका टेस्टिंग होता है। ये कंप्रेसिव स्ट्रेंथ टेस्टिंग मशीन है। यहाँ पे M25 ग्रेड ऑफ कंक्रीट का टेस्टिंग किया गया है। तो M25 का प्रोपोर्शन कितना होता है, कोई बता सकते हैं M25 का कितना प्रोपोर्शन होता है सीमेंट फाइन एग्रीगेट कोर्स एग्रीगेट का? 1:1:2। हम्म हम्म हम्म। हाँ हाँ। नहीं, वो जो मशीन में इतना रेट में तुमको लोड देना है, लोड प्रोवाइड करना है, मशीन को सेटिंग करना है। मतलब इसको धीरे-धीरे हाँ 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 हाँ, उसका लोड धीरे धीरे इंक्रीमेंट करना है। मशीन जो होता है ना उसका उसका लोड धीरे धीरे। हम्म हम्म। बस तुमको 7 डेज में टेस्टिंग करना है, तो तुमको 2 किंबा 3 क्यूब को उसका हिसाब से नंबरिंग करके पानी के अंदर रखोगे, उसको 7 डेज बाद निकाल के उसका टेस्टिंग करना है। और 14 डेज में करना है तो उसका भी हाँ 7 डेज 3 डेज में भी होता है, 7 डेज में भी होता है, 14 डेज में भी होता है, 28 डेज में भी होता है। 28 डेज में 99% का आसपास मुझे स्ट्रेंथ मिल जाता है। हम्म। ठीक है। उसके बाद देखो नेक्स्ट आते हैं। नेक्स्ट कौन सा टेस्ट था? हाँ, ऐसे तो सैंड का सीविंग भी नहीं होता, ऐसे ही कर देते डायरेक्ट। हम्म। जैसे कहा मिस्त्री लोग और सीविंग करता है। उसके बाद देखो नेक्स्ट बता देते। उसके बाद देखो फ्लैक्चर स्ट्रेंथ टेस्टिंग होता है। तो फ्लैक्चर स्ट्रेंथ टेस्टिंग में हम लोग जैसे कंप्रेसिव स्ट्रेंथ टेस्टिंग मशीन में हम लोग कौन सा क्यूब यूज किए हैं, तो फ्लैक्चर टेस्टिंग में हम लोग कौन सा यूज करेंगे? फ्रैक्चर को बेंडिंग भी स्ट्रेस बोला जाता है, जो रप्चर स्ट्रेंथ टेस्ट भी बोला जाता है। देखो फ्लैक्चर टेस्ट क्या होता है? फ्लैक्चर टेस्ट होता है इवोल्यूट्स द टेंसाइल स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट इनडायरेक्टली दैट टेस्ट द एबिलिटी टू अनरेनफोर्स कंक्रीट बीम और स्लैब विदाउट फेलियर इन द बेंडिंग। कितना मेरा कंक्रीट बेंडिंग हो जा रहा है। तो ये जनरली जो प्लेन कंक्रीट आता है ना उसी का ही किया जाता है फ्लैक्चर टेस्टिंग, आरसीसी का नहीं करता है। प्लेन वाला कंक्रीट के लिए इसका यूजेस होता है।
तो प्लेन कंक्रीट में उसमें रेनफोर्समेंट नहीं दिया जाता है, तो डायरेक्ट उसका फ्लेक्चर टेस्टिंग किया जाता है प्लेन कंक्रीट में। तो वो जो फ्लेक्चर स्ट्रेंथ टेस्टिंग जिसको हम लोग बोलते हैं रप्चर, इसमें क्या करते हैं ना, कितना मेरा रप्चर आ रहा है, मतलब रप्चर स्ट्रेंथ किंवा फ्रैक्चर स्ट्रेंथ कितना आ रहा है उसको कैलकुलेट किया जाता है। तो इसके लिए हम लोग एक डिनोट करते हैं, जिसको हम लोग सिग्मा से डिनोट करते हैं। सिग्मा सिग्मा इज इक्वल टू होता है पी इंटू एल डिवाइडेड बाई बी डी स्क्वायर होता है। इस टेस्ट के लिए हम लोग बीम यूज करते हैं। तो बीम का कितना डायमेंशन होता है, किसी को पता है कौन सा डायमेंशन का बीम यूज करते हैं? जो हम लोग जनरली यूज किया जाता है 15 इंटू 70, मतलब ये तुम्हारा लेंथ मेरा 700 mm किंवा 70 सेंटीमीटर है, और जो विथ होता है और ब्रेथ होता है वो 150 mm का है। तो इसके लिए हम लोग जो लेस देन ऑफ द 38 mm का कम एग्रीगेट वाला जो होता है, जिस एग्रीगेट का साइट, इसके लिए हम लोग जो बीम रखते हैं 150 बाई 150 बाई 70 सेंटीमीटर का बीम यूज किया जाता है। और जो जिस एग्रीगेट का साइज लेस देन 19 mm का है, उसके लिए हम लोग 10 बाई 10 बाई 50 सेंटीमीटर का बीम यूज करते हैं। जनरली बेंडिंग स्ट्रेंथ के लिए हम लोग इस टेस्ट करते हैं। तो इसके लिए जो हमको रैप्चर जो स्ट्रेंथ आता है, किंवा जो मेरा रैप्चर स्ट्रेंथ किंवा बेंडिंग स्ट्रेंथ किंवा फ्लैक्चर स्ट्रेंथ होता है, उसका जो फॉर्मूला होता है सिग्मा इज इक्वल टू पी इंटू एल डिवाइडेड बाई बी डी स्क्वायर। तो इसमें पी क्या होता है, पी मेरा होता है लोड, जिसको हम लोग बोलते हैं लोड, और एल क्या होता है, एल होता है लेंथ। लेंथ मेरा 700 mm, इस लेंथ का हिसाब से कितना है, 700 mm का है। और उसके बाद देखो बी क्या होता है, बी मेरा विथ होता है, बी मेरा विथ है, और डी मेरा डेप्थ है। तो विथ मेरा इस बीम का हिसाब से जो मेरा विथ है 15 सेंटीमीटर, डेप्थ है 15 सेंटीमीटर, और लेंथ है 70 सेंटीमीटर है। तो देखो ये जो हम लोग टेस्टिंग करते हैं, और इसका बेसिस में जो इसमें देखोगे इसका जो पिक्चर है मॉड्यूलस ऑफ रप्चर का टेस्टिंग वाला, देखो यहाँ पे 3 लोड पॉइंट है, जिसमें देखो इस टाइप का एक मतलब इंस्ट्रूमेंट है, जिसमें हमारा जो बीम है, बीम में लोड दिया जाता है उस इंस्ट्रूमेंट को ऑन करके। उसके बाद इसका जो टोटल यहाँ से लेके यहाँ तक का जो लेंथ है, इसको हम लोग L/3 से डिनोट करते हैं। अच्छा एक मिनट, तो इसका बेसिस में हम लोग कितना मेरा फ्रैक्चर स्ट्रेंथ आ रहा है, इसको हम लोग कैलकुलेट करते हैं। तो इसका एक वीडियो देखो, यहाँ पे बीम को बस सेटिंग कर देते हैं, जो लोड पॉइंट पे हम लोग बीम में सेटिंग करते हैं, और ये जो बीम में जब लोड आता है तब मेरा जो बीम है वो थोड़ा इस टाइप का बेंडिंग हो जाता है। तो इस बेंडिंग का हिसाब से उसका कौन सा वाला स्ट्रेंथ आ रहा है, कितना लोड पे मेरा जो बीम है बेंडिंग होके इसके बाद बीच में क्रैक आ जा रहा है, उसको हम लोग डिफाइन करते हैं कितना मेरा रप्चर स्ट्रेंथ किंवा फ्लैक्चर स्ट्रेंथ आ रहा है। तो इसको कितना फॉर्मूला से, सिग्मा इज इक्वल टू पी इंटू एल डिवाइडेड बाई बी डी स्क्वायर, इस फॉर्मूला से हम लोग इसको कैलकुलेट किया जाता है। और जब देखो इसका और एक चीज़ है इसमें देखो जो हम लोग जो कैलकुलेट करते हैं फ्लैक्चर स्ट्रेंथ और द मॉड्यूलस ऑफ रप्चर जिसको बोलते हैं, जब मेरा एफ बी का जो वैल्यू है देखो ए क्या होता है, ए होता है द डिस्टेंस बिटवीन द लाइन ऑफ फ्रैक्चर एंड नियर द सपोर्ट, जिस सपोर्ट का नज़दीक में मेरा जिस पॉइंट में फ्रैक्चर हो रहा है उस डिस्टेंस को हम लोग बोलते हैं ए। और एफ बी एक मॉड्यूलस ऑफ रप्चर का जो फॉर्मूला होता है पी इंटू एल डिवाइडेड बाई बी डी स्क्वायर। तो इसका कुछ कंडीशन होता है, जब मेरा ए का वैल्यू ग्रेटर देन 20.0 सेंटीमीटर फॉर 15 सेंटीमीटर स्पेसिमेन के लिए, और ग्रेटर देन 13.0 सेंटीमीटर फॉर द 10 सेंटीमीटर स्पेसिमेन के लिए। और एक भी फॉर्मूला होता है एफ बी इज इक्वल टू 3 इंटू पी ए डिवाइडेड बाई बी डी स्क्वायर। इसका किस लिए कंडीशन है, जब मेरा ए का वैल्यू लेस देन 20 सेंटीमीटर। ए क्या होता है, ए होता है मेरा डिस्टेंस बिटवीन द लाइन ऑफ फ्रैक्चर एंड
The nearer supports measure on the central line of the tensile side of the specimen. तो ए बी इज इक्वल टू 3 into p into a divided by bd square when the a less than of the 20 centimeter but a का वैल्यू ग्रेटर देन 17.0 सेंटीमीटर फॉर द 15 सेंटीमीटर स्पेसिमेन और लेस देन 13.3 सेंटीमीटर but greater than 11.0 centimeter for the 10.0 सेंटीमीटर ऑफ द स्पेसिमेन. तो इसका भी हमने एक वीडियो तुम लोगों को शेयर करते हैं गूगल क्लासरूम में. कौन तो शो कर रहा था? ये क्या है, जिस सपोर्ट का नज़दीक मेरा क्रैक हो रहा है उस सपोर्ट से लेके उस पॉइंट तक का जो डिस्टेंस है उसको हम लोग बोलते हैं. जिस सपोर्ट का नज़दीक मेरा क्रैक आ रहा है, जिस सपोर्ट का अगेंस्ट में, देखो द डिस्टेंस बिटवीन द लाइन ऑफ फ्रैक्चर एंड द नियरर सपोर्ट्स. तो जिस लाइन पे फ्रैक्चर हो रहा है उससे लेके जब जो मेरा नियरर सपोर्ट वाला पोर्शन है, पोजीशन है, वहां से लेके वहां तक का जो डिस्टेंस है उसको हम लोग बोलते हैं. ठीक है. इसका रुको, इसका भी जो शेयर कर रहा था तुम शेयर करना. ठीक है. रुको, कौन तो था, इसको पहले करते. दिवाकर, हाँ तुम शेयर करो, तुमको होस्ट बना रहे. देखो फ्रैक्चर स्ट्रेन टेस्टिंग मशीन, थोड़ा मशीन पे जाओ. तो ऐसे हम लोग बीम प्रिपेयर करेंगे कंक्रीट का, जिसका साइज होगा 150 mm बाई 150 mm बाई 700 mm का. छोटा वाला जो 100 mm डिवाइड मल्टीप्लाई 100 mm मल्टीप्लाई 500 mm का. तो ये मेरा देखो 2 इंस्ट्रूमेंट होता है, एक होता है सेंट्रल पॉइंट लोडिंग का और एक होता है 2 पॉइंट लोडिंग का. तो हम लोगों का 2 पॉइंट लोडिंग का इंस्ट्रूमेंट लैब में है. तो इसमें स्टील रोलर है. देखो इसका बेसिस में हम लोगों को, देखो इसका जो डायमीटर होता है 38 mm का डायमीटर है. जो स्पेसिमेन का देखो दो सेंट्रल पॉइंट का देखो डिस्टेंस दिया हुआ है 150 mm, स्पेसिमेन के लिए 600 mm है. सेंटर टू सेंटर जो डिस्टेंस है, इस 3 पॉइंट का बीच में हम लोग बीम का स्पेसिमेन को हम लोग रख देते हैं. इसको भी 3 लेयर पे भरा जाता है कंक्रीट को.
25 ब्लोज में 3 लेयर में इसको कॉम्पैक्शन किया जाता है। इसका भी क्यूरिंग होता है। देखो बीम बेंडिंग हो रहा है। तो 400 kg पर मिनट का हिसाब से 150 mm जो साइज का बीम है उसमें लोड दिया जाता है। देखो बीम बेंडिंग हो रहा है। देखो अभी जो ए बोल रहे थे, ए का डिस्टेंस समझ में आया? देखो जो रोलर वाला है ना, रोलर से लेके जिस पॉइंट पे बेंड हो रहा है, कुर्मू एक कुर्मू कुंभोकार, देखो देखे हो इसका ए वाला डिस्टेंस। मतलब जिस पॉइंट में, देखो ना। ठीक है। ठीक है, तो मुझे होस्ट बना दो। तो इसमें नेक्स्ट आता है मेरा स्प्लिट टेंसाइल स्ट्रेंथ टेस्ट। इसके लिए हम लोग क्या यूज करते हैं? जैसे तुम्हारा कंप्रेसिव टेस्टिंग की मशीन के लिए हम लोग यूज किए हैं क्यूब। उसके बाद मॉड्यूलर सब रप्चर स्ट्रिंग टेस्टिंग और द फ्रैक्चर स्ट्रिंग टेस्टिंग के लिए हम लोग बीम का यूज किए हैं। तो स्प्लिट टेंसाइल स्ट्रिंग टेस्टिंग के लिए हम लोग कौन सा यूज करेंगे कंक्रीट का? कोई आइडिया? हाँ, सिलेंडर यूज किया जाता है। तो ये जो सिलेंडर है, सिलेंडर का देखो ये मेरा 30 mm लॉन्ग होता है और 12 mm का वाइड होता है। और इसके लिए हम लोग जो टैंपिंग बार यूज करते हैं जो 16 mm डायमीटर का होता है और 60 सेंटीमीटर लॉन्ग होता है। मतलब जो सिलेंडर होता है थोड़ा इस शेप का होता है। सिलेंडर इस शेप का होता है जिसका लॉन्ग होता है 30 सेंटीमीटर और वाइड होता है 12 mm का होता है। तो इसके लिए भी हम लोग टैंपिंग रॉड यूज करते हैं इसको भरने के लिए। जो कंक्रीट को हम लोग फिलअप करते हैं उसके लिए हम लोग जो एक टाइप्स ऑफ, मतलब ये जो सिलेंडर है, सिलेंडर को हम लोग टैंपिंग करने के लिए इसको भी हम लोग 3 लेयर पे टैंपिंग किया जाता है कंक्रीट भर के। तो उस जो उसका होता है
तो 30-25 ब्लोज का हिसाब से इसमें टैंपिंग होता है। तो इस केस में हम लोग जो टेंसाइल स्ट्रेंथ और स्प्लिट टेंसाइल स्ट्रेंथ और टेस्टिंग करते हैं, इसका जनरली इस इक्विपमेंट का बेसिस में हम लोग इसका स्ट्रेंथ टेस्टिंग किया जाता है। तो इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, हम लोग स्प्लिट टेंसाइल स्ट्रेंथ को हम लोग तो कैसे हम लोग करते हैं, तो देखो इस सिलेंडर को हम लोग पहले कंक्रीट का एक स्पेसिमेन को प्रिपेयर करेंगे। तो कंक्रीट का स्पेसिमेन सपोज M10 हो किंबा M15 हो किंबा M25 हो, तो उसको हम लोग 3 लेयर पे इस कंक्रीट का अंदर भरते हैं। तो 3 लेयर पे इसको भरा जाता है। हाँ बोलो। सेम कंक्रीट, सपोज तुम M15 का कंक्रीट बनाओगे, ठीक है, तो उसका हिसाब से जितना प्रोपोर्शन होता है उस प्रोपोर्शन का हिसाब से पहले कंक्रीट बना लोगे। तो उसके बाद धीरे धीरे इसमें थ्री थ्री लेयर पे धीरे धीरे भरा जाता है। मतलब वो एक्चुअल तुम्हारा इसका हिसाब से 3 का हिसाब से, तो और लास्ट वाला जो लेयर को थोड़ा इसमें जो स्मूथली बनाने के लिए इसको थोड़ा और थोड़ा दे के इसमें भर दिया जाता है, और थोड़ा मटेरियल्स देके इसको स्मूथ बनाने के लिए सामने वाले लेयर को थोड़ा मत, सपोज तुम्हारा 75 mm तक ऊपर वाला लेयर जो टॉप लेयर होता है उसको 75 mm तक उसको अच्छा से कंक्रीट करके उसको स्मूथ बना दिया जाता है, ठीक है। तो इसके लिए हम लोग जो कॉम्पेक्शन यूज करने के लिए हम लोग वाइब्रेशन जो मशीन होता है किंबा वाइब्रेशन टेबल का हिसाब से भी हम लोग इसको कॉम्पेक्शन। तो इसके लिए हम लोग जो मोल्ड प्रिपेयर करते हैं, जिस साइज ऑफ द सिलेंडर हम लोग यूज करते हैं, जो 15 सेंटीमीटर जिसका डायमीटर होता है और हाइट होता है 30 सेंटीमीटर का। तो इसका जो तुम्हारा इसके लिए हम लोग जो स्टॉक्स करते हैं, जो नंबर ऑफ स्टॉक्स मतलब कॉम्पेक्शन के लिए जो टैंपिंग रॉड का जो स्टॉक्स यूज करते हैं, मतलब कितना नंबर ऑफ स्टॉक्स तुम्हारा सिलेंडर का ऊपर मोल्ड बनाने के लिए हम लोगों को 30 बार देना है। मतलब हार्ड रेयर के लिए हम लोग 30 स्टॉक्स का यूज करना है। जो टैंपिंग रॉड का हेल्प से हम लोग जो कॉम्पेक्शन करते हैं तो उसको हैंड से करते हैं, तो 30 स्टॉक्स मारना है। तो इसके लिए हम लोग जो सिलेंडर वाला जो पोर्शन है
तो इसका भी हम लोग पहले मोल्ड का अंदर कंक्रीट भर के उसके बाद उसको पानी में डाल के क्यूरिंग करते हैं। उसका हिसाब से क्यूरिंग के बाद उसको भी हम लोग 7 डेज किंबा 28 डेज बाद निकाल के उसको कंप्रेसिव स्ट्रेंथ टेस्टिंग मशीन में इसका टेस्टिंग किया जाता है। जो कंप्रेसिव स्ट्रेंथ टेस्टिंग मशीन होता है उसको सिलेंडर को पूरा सीधा चढ़ाया जाता है। उसके बाद दो का बीच में देखो यहाँ पे रखा जाता है। उसका जिस पॉइंट में मेरा जो लोड का क्रैक आता है तो उस क्रैक का हिसाब से हम लोगों को कितना मेरा टेंसाइल स्ट्रेंथ आ रहा है, स्प्लिट टेंसाइल स्ट्रेंथ, उसको हिसाब से हम लोग कैलकुलेट करते हैं। तो इसका जो वैल्यू आता है जो स्प्लिट टेंसाइल स्ट्रेंथ का, तो स्प्लिट द स्प्लिटिंग टेंसाइल स्ट्रेंथ का जो वैल्यू आता है वो होता है मेरा 2p डिवाइडेड बाई पाई इंटू DL। ठीक है, तो इसका वैल्यू आता है। और जो मेरा टेंसाइल स्ट्रेंथ होता है कंक्रीट का वो मेरा कंप्रेसिव स्ट्रेंथ का जितना वैल्यू है उसका 10 to 12% होता है। मतलब टेंसाइल स्ट्रेंथ जो होता है वो मेरा 10 to 12% ऑफ द कंप्रेसिव स्ट्रेंथ का होता है। ठीक है, तो टेंसाइल स्ट्रेंथ एक इम्पॉर्टेंट है। जो मेरा टेंसाइल स्ट्रेंथ होता है, टेंसाइल स्ट्रेंथ इस केस में वो होता है मेरा 10 to 12% of compressive strength of concrete। और स्प्लिट टेंसाइल स्ट्रेंथ का जो वैल्यू होता है 2p डिवाइडेड बाई पाई इंटू DL होता है। इसमें P क्या होता है, जिस पॉइंट पे जिस लोड में एक्चुअल फेलियर लोड बोला जाता है, जिस पॉइंट पे मेरा जो सिलेंडर है फेल हो रहा है उसको हम लोग बोलते हैं P से डिनोट करते हैं। तो P इज इक्वल टू लोड और D क्या है, जो मेरा डायमीटर है सिलेंडर का, और L मेरा लेंथ है। तो इसका बेसिस में हमारा स्प्लिट टेंसाइल स्ट्रेंथ को टेस्टिंग किया जाता है। ठीक है, इसमें बस सिलेंडर का टेस्टिंग होता है, सेम टू सेम क्यूब जैसा ही है, सेम मशीन है। उसमें बस उस मशीन में सिलेंडर को पुट किया जाता है, उसका स्ट्रेंथ कितना आ रहा है उसको हम लोग वैल्यू को कैलकुलेट करते हैं। उसके बाद देखो नेक्स्ट आता है, ये तो मेरा स्ट्रेंथ का कितना कितना टेस्टिंग होता है। उसके बाद नेक्स्ट आता है मेरा वर्केबिलिटी टेस्ट ऑफ द कंक्रीट। तो वर्केबिलिटी के लिए हम लोग कौन कौन से इंस्ट्रूमेंट करते हैं, कौन कौन सा टेस्टिंग होता है कंक्रीट का वर्केबिलिटी टेस्ट के लिए? और बस, और कोई बताओ? कॉम्पेक्शन टेस्ट ना कॉम्पेक्शन फैक्टर टेस्ट? हाँ, तो कॉम्पेक्शन फैक्टर टेस्ट बोला जाता है। और कोई है, और कोई कुछ बताएगा? अच्छा, वर्केबिलिटी क्या होता है? हाँ, मिक्सिंग करके प्लेसिंग करके उसको कंपैक्टिंग करके फिनिशिंग कर सकते हैं, जो मेरा कंक्रीट वर्केबल है कि नहीं उसको टेस्टिंग किया जाता है। तो देखो फास्ट फास्ट होता है मेरा, फर्स्ट है मेरा स्लाम टेस्ट।
ठीक है। सेकंड क्या बोलोगे? सेकंड है मेरा कॉम्पैक्शन फैक्टर टेस्ट। कॉम्पैक्शन सारा का सारा वर्केबिलिटी टेस्ट है। कॉम्पैक्शन फैक्टर टेस्ट। थर्ड है मेरा फ्लो टेस्ट। फ्लो टेस्ट और एक होता है VB। कंसिस्टोमीटर टेस्ट। देखो स्लम टेस्ट का अपरेटस कैसे दिखने होता है। ये मेरा सारा होता है वर्केबिलिटी टेस्ट का अंडर में आता है। स्लम टेस्ट होता है, कॉम्पैक्शन फैक्टर टेस्ट होता है, VB कंसिस्टोमीटर टेस्ट होता है, और एक होता है फ्लो टेबल टेस्ट होता है। तो देखो फर्स्ट होता है मेरा स्लम टेस्ट। तो स्लम टेस्ट के लिए हम लोग कौन सा अपरेटस यूज करते हैं? स्लम कौन बोला जाता है? तो इसका देखो स्लम कौन का जो अपरेटस होता है, जिसका देखो बॉटम डायमीटर होता है जो मेरा 20 सेंटीमीटर लगता है, इसका अप्रोक्सीमेट होता है, और इसका जो हाइट होता है लगता है 30 सेंटीमीटर का आसपास होता है। तो बताएंगे, इसको बाद में बताएंगे, अप्रोक्सीमेट लगता है। तो इसका देखो कंक्रीट का जो स्लम टेस्ट के लिए हम लोग कैसे कंक्रीट को प्रिपेयर करते हैं, कुछ आइडिया कैसे कंक्रीट को प्रिपेयर करके भरा जाता है? हाँ बोलो। ये जो स्लम कोन है, जिसका जो बॉटम वाला जो डायमीटर होता है इसका जनरली 20 होता है, और इसका जो हाइट होता है ये मेरा 30 का होता है। ठीक है, सारा सेंटीमीटर पे है। और इसमें हम लोग क्या करते हैं, जो हम लोग कंक्रीट प्रिपेयर करते हैं उसको 4 लेयर पे भरा जाता है। कोई कोई बुक में 3 लेयर पे भी दिया हुआ रहता है। और इसमें हम लोग 25 स्टॉक्स का टैंपिंग रॉड को यूज करते हैं, जिसमें हम लोग हर लेयर में 25 स्टॉक्स मारते हैं। तो उसका हिसाब से कॉम्पैक्शन करते टैंपिंग रॉड का हेल्प से। तो हम लोग 4 लेयर में कंक्रीट को भरा जाता है। उसके बाद उसका टॉप वाले पोर्शन को हम लोग स्मूथली बनाते हैं। ठीक है। उसके बाद जब हम लोग कंक्रीट को प्रिपेयर करने के बाद ये जो ऊपर वाला जो कोन देख रहा है ना, इसको हम लोग ऊपर के तरफ उसको रिमूव कर लेते। तो रिमूव करने के बाद जो मेरा कंक्रीट का जो शेप आता है वो जनरली आता है थोड़ा इस टाइप्स भी आ सकता है, किंवा अरेक होता है मेरा इस टाइप्स का भी हो सकता है, अरेक होता है मेरा इस टाइप्स का भी हो सकता है। मतलब कंक्रीट पूरा कोलाप्सेबल हो सकता है। और जो हम लोग कंक्रीट का ये जो कोन है इसको जब हम लोग ऊपर तरफ जो रिमूव कर लेते हैं तब जो मेरा शेप आता है तो मेरा इस टाइप होता है। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, ट्रू स्लम बोला जाता है। इसको हम लोग बोलते हैं ट्रू स्लम। और जब थोड़ा एक साइड में देखो कोलाप्स हुआ है और एक साइड में स्टैंड क्या करके रखा है, इसको हम लोग बोलते हैं शेयर स्लम बोला जाता है। शेयर स्लम बोलते हैं। और जो पूरा कोलाप्सेबल हो जाता है जो मेरा कंक्रीट, तो उसको हम लोग बोलते हैं कोलाप्स स्लम। ठीक है। इस इतना टाइप्स ऑफ स्लम होता है, कोलाप्स
स्लम्प बोला जाता है। तो इस 3 टाइप्स ऑफ स्लम्प होने का चांस होता है। तो एक होता है मेरा ट्रू स्लम्प होता है, उसके बाद नेक्स्ट होता है मेरा शेयर स्लम्प होता है, और एक होता है कोलैप्सिबल स्लम्प होता है। तो इतने टाइप्स का हमारा स्लम्प आ सकता है जब हम लोग इसका हेल्प से जब टेस्टिंग करते हैं। तो इसमें भी हम लोग वर्केबिलिटी टेस्टिंग किया जाता है। तो इस जो स्लम्प टेस्टिंग होता है, तो स्लम्प टेस्टिंग के लिए हम लोग कुछ प्रोवाइड करते हैं। जो मेरा जो रोड कंस्ट्रक्शन के लिए जो स्लम्प वैल्यू जनरली आता है मेरा 20 से 40 mm का बीच में होता है फॉर द रोड कंस्ट्रक्शन के लिए। इसका एक टेबल लिख देते हैं। देखो टाइप फॉर रोड कंस्ट्रक्शन के लिए, रोड कंस्ट्रक्शन रोड कंस्ट्रक्शन के लिए जो मेरा स्लम्प वैल्यू आता है, स्लम्प वैल्यू वो मेरा 20 से 40 mm का बीच में होता है। और जो मेरा जनरल जो आरसीसी वर्क होता है ना, जो जनरल आरसीसी वर्क मतलब जो रेनफोर्समेंट कंक्रीट का जो वर्क होता है आरसीसी वर्क के लिए, उसके लिए जो स्लम्प आता है वो मेरा कितना बीच में होना चाहिए, 50 से लेके 120 mm का बीच में मेरा स्लम्प वैल्यू होना चाहिए। तो देखो ये जो हम लोग स्लम्प वैल्यू कैसे करते हैं, जो देखो सपोज ये मेरा स्लम्प कोन यहाँ पे रखा हुआ है, तो इसका अंदर कंक्रीट है। तो कंक्रीट जब इसको हम लोग रिमूव करते तो थोड़ा सा जो कंक्रीट है वो थोड़ा नीचे तरफ बढ़ जाता है ना। जब हम लोग कोन को रिमूव करेंगे तो मेरा कंक्रीट ना थोड़ा सा इस नीचे तरफ बढ़ जाएगा। तो ये जो टॉप वाला हाइट से लेके और जिस हाइट तक मेरा कंक्रीट देखो बैठ गया है, मतलब नीचे तरफ चला गया, इस जो वैल्यू आता है ना, इसी को हम लोग बोलते हैं स्लम्प वैल्यू। समझ में आया? जो स्लैम कोन है इसमें तो पहले हम लोग कंक्रीट को 4 लेयर पे भर लेते हैं, उसके बाद इसको रिमूव करते हैं। इसको हम लोग खींच के जब रिमूव करते हैं तो मेरा उसका अंदर वाले जो कंक्रीट है वो थोड़ा नीचे तरफ इस टाइप जैसा बैठ जाता है। तो यहाँ से लेके इसका जो टॉप से लेके कितना मेरा कंक्रीट बैठा है, मतलब नीचे तरफ वो बैठ गया है, ठीक है, धस जाता है जिसको बोलते हैं। तो यहाँ से लेके यहाँ तक का जो हाइट को हम लोग कैलकुलेट करते हैं, जिसको हम लोग बोलते हैं स्लैम वैल्यू। समझ में आया इसका? ठीक है। तो ये जो स्लम वैल्यू है फॉर रोड कंस्ट्रक्शन के लिए इस यहाँ से लेके इतना का होना चाहिए। जो जनरल आरसीसी वर्क होता है इसके लिए जो स्लम वैल्यू होता है 50 से 120 का का बीच में होता है। जहाँ पे कैनल लाइनिंग हो रहा है, जहाँ पे कैनल लाइनिंग होता है तो उसका, हाँ बोलो, 70 से लेके 80 का बीच। 30 सेंटीमीटर है, 30 सेंटीमीटर है उसका हाइट। 300 होगा, 30 सेंटीमीटर है, समझे? तब तो आ जाएगा ना। ठीक है। वो जो 30 सेंटीमीटर है तो उसका डायमीटर 20 है, बॉटम वाला। तो इसका वाला हमने वीडियो दिखा देते और भी अच्छे से समझ में आ जाएगा। इसको हमने लिंक शेयर कर रहा है, दिवाकर तुम शेयर करना। दिवाकर तुम शेयर करो।
देखो ये स्लैम कोन है, जिसका देखो बॉटम डायमीटर है 20 सेंटीमीटर है और जो हाइट है 30 सेंटीमीटर का है। क्योंकि फर्स्ट लेयर है, यहाँ पे 25 स्टॉक्स मारना है टैंपिंग रॉड का हेल्प से। देखो कंक्रीट थोड़ा फैल गया है, उस कोन को ऊपर तरफ खींच दिया है, रिमूव किया है, तो कंक्रीट थोड़ा नीचे तरफ आ गया है। देखो स्लम वैल्यू कितना होता है। टॉप से लेके जितना तक उसका हाइट है उसको हम लोग बोलते हैं स्लम वैल्यू। जो ट्रू स्लम्प है, शेयर स्लम्प है और कोलैप्सिबल स्लम्प है। 3 टाइप्स ऑफ स्लम्प है। तो यहाँ पे कितना मेरा डिग्री ऑफ वर्केबिलिटी का हिसाब से देखो, लो मीडियम हाई वेरी हाई दिया हुआ है। सलाम वैल्यू जब 25 से लेकर 75 के बीच में है, उसका हिसाब से दिया हुआ है, देख लेना। ठीक है, तो समझ में आया सलाम को। ठीक है, मैं नेक्स्ट आते हैं, मेरा आज पूरा टेस्ट कंप्लीट कर देना। तुम मुझे होस्ट बना देना। हाँ ठीक है। उसके बाद देखो नेक्स्ट आता है मेरा कॉम्पैक्शन फैक्टर टेस्ट। तो कॉम्पैक्शन फैक्टर टेस्ट हम लोग कैसे करते हैं, तो यहाँ पे देखो दो टाइप्स ऑफ हॉपर दिख रहा है तुम लोगों को। ये मेरा अपर हॉपर है, उसके बाद लोअर हॉपर है और ये मेरा सिलेंडर है। ठीक है, तो कॉम्पैक्शन फैक्टर टेस्ट में हम लोग क्या करते हैं, तो इसमें हम लोग कितना मेरा कॉम्पैक्शन फैक्टर आ रहा है, डिग्री ऑफ कॉम्पैक्शन कितना आ रहा है, कॉम्पैक्टिंग वैल्यू कितना आ रहा है, उसको हम लोग कैलकुलेट करते हैं। जो कॉम्पैक्टिंग फैक्टर वैल्यू आता है कितना, तो उसका हिसाब से देखो कॉम्पैक्शन फैक्टर टेस्ट में हम लोग पहले कंक्रीट को प्रिपेयर करते हैं। तो उस कंक्रीट को पहले जो फास्ट हॉपर है इसमें डाला जाता है। तो यहाँ पे ना कुछ लॉक सिस्टम है। जब इसमें तुम लोग कंक्रीट को भरोगे, ये जो लॉक वाला को, इसको हम लोग बोलते हैं ट्रैप डोर बोला जाता है। इसको ओपन कर दोगे, तो ओपन करने के बाद जो कंक्रीट है तो नीचे वाले हॉपर पे आ जाएगा। तो यहाँ पे भी कुछ ट्रैप किंग में ट्रैप डोर दिया हुआ है, इसको भी हम लोग ओपन करेंगे तब ये कंक्रीट आ जाएगा सिलेंडर पे। जो मेरा, हाँ बोलो। सारा ग्रेड का स्लम टेस्टिंग होता है, सारा जितना ग्रेड है, सारा ग्रेड का तुम स्लम टेस्ट कर सकते हो वर्केबिलिटी टेस्ट करने के लिए। हाँ, सबका अलग अलग स्लम वैल्यू आएगा, सब ग्रेड का अलग अलग स्लम वैल्यू आएगा। जब एक्सपेरिमेंट करोगे ना लैब में और भी अच्छे से समझ में आ जाएगा। ठीक है, हाँ, तो कॉम्पैक्शन टेस्टिंग फैक्टर का टेस्ट में हम लोग जो कंक्रीट पहले प्रिपेयर करेंगे, वो मेरा फास्ट हॉपर में इसको करेंगे एंटर। तो यहाँ पे ट्रैप हॉपर लगा रहता है, तो इसको हम लोग ओपन करेंगे। तो नेक्स्ट वाला जो लोअर हॉपर है इसमें आ जाएगा कंक्रीट। तो इसको यहाँ पे भी
ट्रैप डोर लगा रहता है, तो इसको जब हम लोग ओपन करते तो कंक्रीट मेरा डायरेक्ट सिलेंडर पे आ जाता है। तो ये मेरा जो सिलेंडर में जो कंक्रीट आया, इस कंक्रीट को हम लोग बोलते हैं WP बोला जाता है। इसको हम लोग बोलते हैं पार्शियली कॉम्पैक्टेड कंक्रीट। क्या बोला जाता है? पार्शियली कॉम्पैक्टेड कंक्रीट। ठीक है, इसको हम लोग बोलते हैं पार्शियली कॉम्पैक्टेड कंक्रीट। तो उसके बाद जो मेरा कंक्रीट हम लोगों को इस सिलेंडर का अंदर हमको कंक्रीट मिल गया, तो इस कंक्रीट को हम लोग अलग तरीक़ा से अलग कोई जगह में हम लोग इसको कलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद ये जो सिलेंडर है, इस सिलेंडर में हम लोग फिर से ये जो कंक्रीट है इसको 3 लेयर पे इसका अंदर डाल के कॉम्पैक्टिंग करेंगे। तो कितना ब्लोज मारना है? 25 ब्लोज का हिसाब से इसी कंक्रीट को हम लोग इसमें 3 लेयर में, फर्स्ट लेयर में डालेंगे, इसके हम लोग कॉम्पैक्टिंग करेंगे टैंपिंग रॉड का हेल्प से 25 ब्लोज में। उसके बाद सेकंड लेयर में फिर से कंक्रीट डालेंगे, इसको हम लोग कॉम्पैक्टिंग करेंगे। उसके बाद थर्ड लेयर में इसको कंक्रीट डाल के हम लोग इसको 25 ब्लोज में कॉम्पैक्टिंग करेंगे। तो ये जो हम लोगों को जो कंक्रीट मिलेगा इसका हम लोग वेट करेंगे। तो इस जो वेट होगा, जो मेरा कॉम्पैक्टिंग करने के बाद जो हमको कंक्रीट मिला, जिसको हम लोग डिनोट करते हैं WF से, इसको बोला जाता है फुल्ली कॉम्पैक्टेड कंक्रीट। क्या बोलते हैं? फुल्ली कॉम्पैक्टेड कंक्रीट। ठीक है, तो उसके बाद जो मेरा कॉम्पैक्शन फैक्टर आएगा, कितना आएगा? कॉम्पैक्शन फैक्टर इज इक्वल टू होता है WP डिवाइडेड बाय WF, मतलब पार्शियली कॉम्पैक्टेड कंक्रीट डिवाइडेड बाय फुल्ली कॉम्पैक्टेड कंक्रीट। मतलब पार्शियली कॉम्पैक्टेड कंक्रीट जो मेरा इजीली जो मेरा सिलेंडर पे आ गया था, फर्स्ट हॉपर से लेके लोअर हॉपर, उसके बाद डायरेक्ट सिलेंडर पे आया, उसको हम लोग बोलते हैं पार्शियली कॉम्पैक्टेड कंक्रीट। उसका कंक्रीट का जो वेट होगा उसको हम लोग बोलेंगे पार्शियली कॉम्पैक्टेड कंक्रीट। और फुल्ली कॉम्पैक्टेड कंक्रीट, उस सिलेंडर में हम लोग 3 लेयर पे कंक्रीट को डाल के 25 ब्लोज का हिसाब से उसको कॉम्पैक्टिंग करने के बाद जो मुझे कंक्रीट मिलेगा वो मेरा फुल्ली कॉम्पैक्टेड कंक्रीट। तो कॉम्पैक्शन फैक्टर का वैल्यू कितना होगा? पार्शियली कॉम्पैक्टेड कंक्रीट डिवाइडेड बाय फुल्ली कॉम्पैक्टेड कंक्रीट। तो जितना वैल्यू आएगा वही मेरा होगा कॉम्पैक्शन फैक्टर का वैल्यू। तो कॉम्पैक्शन फैक्टर का वैल्यू तो मेरा पॉइंट में आता है, जनरली 0.65, 0.7, 0.8, 0.8। तो मैक्सिमम इसका जो वैल्यू होता है कॉम्पैक्शन फैक्टर का, वो मैक्सिमम 1 होता है, 1 से ज़्यादा नहीं होता है। ठीक है, समझ में आया? हाँ, उसका दे रहा है। देखो, देखो दीवा को तुमको हम होस्ट बना रहे, तुम शेयर कर दो इसको।
दिवाकर, तुमको होस्ट बनाए हैं। अच्छा ठीक है। ऑफ हो गया। ठीक है, कोई बात नहीं, ऐसे लिंक शेयर कर दिए ना, तुम लोग देख लेना, ठीक है? अभी मेरा मीटिंग है, हम जा रहे हैं। ठीक है, समझ में आ गया सबको? किसी को कोई दिक्कत है? आ, एक उर्मू कम्बो कुंभोकान। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में। हाँ देख लेना, और दो बाकी है ना, नेक्स्ट क्लास में हमने दिखा के बता देंगे। ठीक है। हम्म।